हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, पॉलिटिक पीवाईक्यूज की ये हमारी सीरीज चल रही है, जिसका आज हम पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं। और मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप इसके जो पहले जो प्रीवियस पार्ट आए हैं वो सारे आप देख चुके होंगे। और आज इस पार्ट के जो क्वेश्चन है वो हम आज बैठ के लगाएंगे और पूरी क्लास में आप अटेंटिव बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर। तो आपको बताना है जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनके बारे में क्या बात सही है। ऑप्शन ए, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स ऑफ दोज प्रोविंसेस, डायरेक्टली इलेक्टेड की बात है। ऑप्शन बी है, नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग्स। ऑप्शन सी है, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबलीज। और ऑप्शन डी है, सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबलीज। तो जो स्टेट में लेजिस्लेचर असेंबलीज थी, उनके द्वारा ये चुने गए थे। मतलब सीधा सा ये है, जैसे आजकल जो राज्यसभा है, वहां के लिए हमारे जो मेंबर्स है वो कहाँ से आते हैं? वो विधानसभा या विधान परिषद जो होती है, वहां जो मेंबर बैठे हुए हैं वो अपने में से किसी को इलेक्ट करके, या कोई भी बार का जो मेंबर है उसको इलेक्ट करके राज्यसभा में भेजते हैं। तो उसी प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वहां पे भी लोगों को किस तरीके से इलेक्ट करके भेजा गया था? जो रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्शन होता है, कि मतलब ये लोग यहाँ पे जनता को रिप्रेजेंट करेंगे और उनको सीधा यहाँ पे डायरेक्ट भेजा गया। तो ऑप्शन ए क्या है? डायरेक्टली इलेक्टेड थे? नहीं, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे। नॉमिनेटेड बाय द इंडियन कांग्रेस? नो, इट इज नॉट बाय इंडियन कांग्रेस, नॉट बाय मुस्लिम लीग। जो भी स्टेट में प्रोविंस से जो प्रोविंस थे, वहां पे जितने भी हमारी असेंबलीज थी, उन्होंने इलेक्ट करके भेजा है। और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट्स थे मैटर के, उनका कोई लेना देना इससे नहीं है। तो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबलीज। ओके। तो आपको पता ही होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, इसको बनाया गया था ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, उसकी रिकमेंडेशन पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाता है। और जो ये हमारी संविधान सभा है, इसी ने हमारे वर्तमान जो संविधान है उसका निर्माण करा था। तो जो ये संविधान सभा थी, इसमें टोटल 389 मेंबर्स को भेजा गया था, जिसमें से जो 290 296 जो सीट्स थी, वो ब्रिटिश इंडिया के जो भी स्टेट्स थे उनको दिए गए थे। ब्रिटिश प्रोविंसेस जो थी, वहां से जो इलेक्ट होके आए थे, तो यहां से जो आए थे ये इलेक्ट होके आए थे। और दूसरी तरफ क्या था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको 93 सीट्स दी गई थी, रजवाड़े जो थे उस समय उनको। और वहां से ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इन्होंने इनके जो हेड थे, जो ये राजा थे या जो भी रजवाड़े थे, उन्होंने अपने अपने एक एक मेंबर को नॉमिनेट करके इन्होंने यहाँ से संविधान सभा की तरफ भेजा था। ठीक। तो इस प्रकार से ये जो संविधान सभा है, ये हमारी काम करती है और हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण करती है। अच्छा, तो इसका जो फर्दर डिटेलिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर थे इसमें, जो कि प्रोविंशियल असेंबली से भेजे गए थे। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने नॉमिनेट करके अपने अपने जो कैंडिडेट थे उनको भेजा था। ओके। तो चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन विच गिवन बिलो। ओके। तो ऑप्शन ए, प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स में आपको इकोनॉमिक जस्टिस की बात मिलती है। ऑप्शन बी है, द प्रीएम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन सी है, फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ऑप्शन डी है, नन ऑफ द अबव। तो इकोनॉमिक जस्टिस की जो बात है वो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रीएम्बल इसके बारे में बात करती है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसके बारे में बात करते हैं। तो जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल कहाँ पे बात करता है? प्रीएम्बल में आपने पढ़ा होगा कि जस्टिस की बात करते हैं हम। प्रीएम्बल में एक लाइन आती है जस्टिस, और वो जस्टिस किस प्रकार से होना चाहिए? सोशल होना चाहिए, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए और पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। तो तीन प्रकार के जस्टिस की बात करते हैं। वहीं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, ये जो स्टेट पॉलिसी है डीपीएसपी, इसमें जो आर्टिकल 39 है और उसमें लीगल असिस्टेंस देने की बात की जा रही है, और आर्टिकल जो 38 है वो, ये दोनों ही
हमारे किसके बारे में बात करते हैं? इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी। और डीपीएसपी आपको पता ही है कि हमारा ये पार्ट 4 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 36 से 51 तक इसका रेंज है। ओके, तो इसके जो डिटेलिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो इकोनॉमिक जस्टिस है, प्रियम्बल में इसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। वहीं डीपीएसपी में आर्टिकल जो 39 है वो लीगल सिस्टम प्रमोट करने के लिए जस्टिस की बात करता है। ठीक है, चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो आपको बताना है कि जो देश है उसकी गवर्नेंस के लिए कौन से फंडामेंटल्स है निम्नलिखित में से। तो ऑप्शन ए मतलब जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बात करी है, ऑप्शन ए है फंडामेंटल राइट्स, बी फंडामेंटल ड्यूटीज, सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डी फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो गवर्नेंस के लिए कौन से इंपोर्टेंट है, इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो बाकी आप सभी जानते हैं कि जो डीपीएसपी है ये पार्ट 4 में आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल इसके अभी जस्ट मैंने पीछे लिखा था 36 से 51 तक जाते हैं। और ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते हैं, या जो भारत सरकार है उसको डायरेक्ट करते हैं, या कोई भी जो गवर्नमेंट होती है स्टेट की हो, सेंटर की हो, उनको डायरेक्ट करते हैं कि आप पॉलिसी किस प्रकार से फ्रेम करोगे। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी। फर्दर डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि आर्टिकल 37 बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या होना चाहिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है कि जो पार्ट 3 है ये गवर्नेंस के लिए जरूरी है, क्योंकि ये फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए और ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। साथ ही जो स्टेट है वो इसको अपने प्रिंसिपल की तरह लॉज बनाने के लिए अप्लाई करेगा कि ये प्रिंसिपल गाइडलाइन से आपको इस तरीके से आप अपने लॉ बनाएंगे, और जो स्टेट है तभी जाके वो वेलफेयर का काम कर सकता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। तो यहाँ पे पहले तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन में है कि नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, आपको बताना है कि कौन निम्नलिखित में से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ऑप्शन ए है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ऑप्शन बी है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, सी सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, डी टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है कि हमारी ड्यूटी नहीं है, कौन सा इसका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। इट इज नॉट अ ड्यूटी, इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है ये कौन से आर्टिकल में इसका मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल 325 इसके बारे में बताता है कि जो वोट करने का अधिकार है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ओके, फर्दर डिटेलिंग आप इसकी यहाँ देख सकते हैं कि जो पब्लिक इलेक्शन है नीदर फंडामेंटल राइट और नॉर फंडामेंटल ड्यूटी। राइट टू वोट हमारा ना तो फंडामेंटल राइट है और ना ही ड्यूटी है, बस ये क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो आर्टिकल 325 में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। The instruments of instructions contained in the Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as option A fundamental right, B directive principle of state policy, C extent of executive power of state, D conduct of business of the Government of India। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप इसका नाम से ही सजेस्ट आंसर पे जा सकते हो। इंस्ट्रक्शन कहाँ पे गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन की बात की गई है कि जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके से काम कर सकती है, बाइंडिंग नहीं है उस पे। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये बात बोली गई है कि जो गवर्नमेंट है वो, जो ये डीपीएसपी है, इनको एक इंस्ट्रक्शन की तरह काम करेगा और जिससे कि स्टेट है वो वेलफेयर की तरफ बढ़ सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी,
तो डीपीएसपी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, जिसके बारे में बी आर अम्बेडकर ने बोला है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए जरूरी है ताकि उनको वो डायरेक्ट कर सकें। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 36, और इसमें क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेटेड दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर shall not exceed 15% टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। तो आपको बताना है कि हाउस ऑफ पीपल का मतलब तो पता है ना, जैसे हमारा हाउस ऑफ पीपल क्या है, लोकसभा और विधानसभा, ये जहां पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वहां पे उसको हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। तो वहां पे जो मिनिस्टर्स है वो 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब जो सीओएम बनती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है, ये 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक, तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिमिट मारता है? ऑप्शन ए 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 में ही आया है। ऑप्शन बी है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी 2003 में आया है। ऑप्शन सी है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 2003 में आया है। और 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में ये लॉ लाया गया था, या जिसके थ्रू ये क्लॉज ऐड किया गया आर्टिकल 75 का 1A में, इसको ऐड किया गया। क्यों? क्योंकि सॉरी नॉट 175 का 1A में इसको ऐड किया गया, क्यों? ताकि जो मिनिस्टर्स है उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको कंट्रोल किया जा सके। नहीं तो पहले कोई भी, या स्टेट है या हमारा जो सेंटर है, यूनियन है, ये सारे क्या करते थे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो इतनी बड़ी बना देते थे कि जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई विधानसभा है तो वहां पे माना टोटल जो विधानसभा है, विधानसभा की जो स्ट्रेंथ है ये 140 है। अब 140 आपकी विधानसभा की स्ट्रेंथ है और कोई पार्टी जीत कर आई है, माना जो रूलिंग पार्टी है उसके पास यहाँ पे कितनी है, 80 सीट्स है, या चलो 100 सीट मान लो, उसके पास 100 सीट है। और इधर जो अपोजिशन है इसके पास कितनी सीट्स बचे, इसके पास 40 सीट्स है। तो अब जो ये रूलिंग पार्टी है ये इसमें से माना 100 इसके टोटल मेंबर है और 50 को मिनिस्टर्स बना दे, तो इस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पे हो रही थी। तो इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए 15% की जो ये सीलिंग है ये लाई गई 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। इसी के साथ जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा 4 जो लैंग्वेजेस है 8th शेड्यूल में वो ऐड करी गई थी। और कौन कौन सी थी वो? बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संताली। जिसके बाद जो टोटल लैंग्वेजेस है पहले 18 थी और इनका नंबर बढ़कर कितना हो गया, 22। तो ये फैक्ट भी आप याद रखना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या इसकी जो डिटेलिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो इस एक्ट को लाई थी और ये सॉरी अमेंडमेंट किया था और क्या इसमें प्रोविजन किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which schedule of the Constitution of India contains special provision for administration and control of schedule areas in several states? तो आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन कौन से इसमें बताए गए हैं कि जो शेड्यूल एरियाज है उनको कंट्रोल किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है 3rd शेड्यूल, बी 5th शेड्यूल, सी 7th शेड्यूल और डी 9th शेड्यूल। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, 5th शेड्यूल में ये बात की गई है कि जो शेड्यूल एरियाज है बहुत सारे स्टेट्स में उनको 5th शेड्यूल के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। क्यों ऐसे बात की गई है? क्योंकि शेड्यूल एरियाज के लिए जो बनाए गए हैं हमारे पास शेड्यूल्स वो दो है, एक तो है 5th और एक है 6th। तो जो 6th शेड्यूल है इसमें 4 स्टेट्स को रखा गया है। कौन कौन से हैं वो? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन 4 स्टेट्स को इसमें रखा गया है 6th शेड्यूल में। और इन 4 स्टेट के अलावा जो बाकी स्टेट सारे बचे वो 5th शेड्यूल में आते हैं। तो ये उन्हीं की बात की गई है कि जो 5th शेड्यूल है वो अदर स्टेट्स में लागू होता है, ना कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। और इसके बाद जो 7th शेड्यूल है ये आपको पता ही है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है स्टेट और किसके बीच में, यूनियन के बीच में, जिसमें 3 लिस्टों की बात की गई है। यूनियन लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट आती है और कॉन्करेंट लिस्ट आती है। तो इस प्रकार से इसको 3 लिस्टों में
बांटा गया है। और जो ये 9th शेड्यूल है, इसका आपको पता ही होगा कि ये जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉज है, उनसे रिलेटेड है। ओके। और जो थर्ड है, ये शपथ वगैरह जो लेते हैं जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनके लिए जो ओथ्स है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस प्रकार से आप ये शेड्यूल्स को देख सकते हैं। बाकी डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो 5th शेड्यूल है वो क्या है। और आर्टिकल 244 का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें इसकी बात की जाती है, किसकी? शेड्यूल एरियाज की। ओके। और प्रेसिडेंट ऑर्डर डिक्लेयर कर सकता है, बाय ऑर्डर कैन डिक्लेयर सम एरिया एज अ शेड्यूल एरिया ऑन द कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, तो ये फैक्ट आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी एट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके यूनियन जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी जे बी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू एंड डी है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका जो राइट आंसर है, आई होप यू आर गोइंग विद राइट वे, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपको पता ही है, इन्होंने किसकी, इनको जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके ये हेड बनाए गए थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के। और जो जवाहरलाल नेहरू, ये इसके बनाए गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी। और 9 दिसंबर 1946 को इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है। मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया था और 211 मेंबर उस समय इसमें शामिल हुए थे, जिसमें जो अध्यक्षता है इसकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी, क्योंकि ये उस समय ओल्डेस्ट मेंबर थे। बट ये टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, नॉट परमानेंट। और जब परमानेंट बनाया गया तो किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया। ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर्टिकल of the Constitution of India says no child below the age of 14 years shall be employed to the work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. तो इसका आंसर आई होप यू नो वेरी वेल। ऑप्शन ए आर्टिकल 24, बी ए आर्टिकल 45, सी आर्टिकल 330, डी आर्टिकल 368। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या बोलता है कि एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट है ना ये हमारा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। 23 और 24 ये दोनों आर्टिकल इसकी बात करते हैं। ओके, और ये जो 23 और 24 आर्टिकल है, ये तो आपको पता ही है फंडामेंटल राइट है और पार्ट 3 में आते हैं। ओके, आर्टिकल 55 का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बात तो करता है बट ये 0 से 6 साल तक के बच्चों की बात करता है। और दूसरी बात, ये फंडामेंटल नहीं है, इट इज डीपीएसपी। 330 है, ये SC STs जो होते हैं उनके रिजर्वेशन की बात करता है, लोकसभा या विधानसभाओं में जो सीट्स है उनके लिए जो रिजर्वेशन है। और जो आर्टिकल 368 है, ये आपको पता ही होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं कि अमेंडमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में करेंगे तो वो किस तरीके से होंगे, वो आर्टिकल 368 के तहत होंगे। बाकी फर्दर डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो 24 आर्टिकल है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के लिए है और पार्ट 3 में आता है। और 14 साल से कम आयु के जो भी बच्चे हैं उनको हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में इंगेज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of one of the following article of the Constitution of India says that the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो यूनियन की पावर को जो प्रिजुडिस है या इम्पेड नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 257, ऑप्शन बी है आर्टिकल 258, ऑप्शन सी है आर्टिकल 355 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 356। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए आर्टिकल 257। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बात करी गई है, इसमें बात करी गई है जो स्टेट के ऊपर कंट्रोल रहेगा,
कंट्रोल ओवर द स्टेट्स बाय सेंटर या यूनियन, बाय द यूनियन। तो जो सेंटर है वो यूनियन को यूनियन, जो सेंटर है वो जो स्टेट्स है उनको अपने अंडर रखेगा या उनको कंट्रोल करेगा। तो आर्टिकल 257 इसकी बात करता है। इसी प्रकार से जो आर्टिकल 258 है, ये किसकी बात करता है? ये बात करता है पावर की। किसकी? पावर ऑफ द यूनियन की। जो यूनियन है उसकी पावर क्या क्या होगी कि स्टेट्स को कुछ नहीं, जो स्टेट्स है उनको, उनके ऊपर इसको वरीयता दी जाएगी। मतलब जो स्टेट्स है उनको यहाँ पे लेस पावर होगी और यूनियन को यहाँ पे ज्यादा पावर दी जाने की बात की गई है। बाकी ये जो दोनों आर्टिकल है 257 एंड 258, ये जो आते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस जो होते हैं सेंटर स्टेट्स के, उनकी बात करता है। और ये आर्टिकल 245 से और ये आपके 263 तक चलते हैं। ठीक, तो इसमें जो स्पेसिफिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है ये 256 से स्टार्ट होते हैं और 263 तक चलते हैं। बाकी जो आर्टिकल 355 है, ये किसकी बात करता है कि ये जो सेंटर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर हमारे जो स्टेट्स है उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल अग्रेशन होता है तो उस एक्सटर्नल अग्रेशन को सेंटर रोकेगा। तो ये किसकी ड्यूटी है? सेंटर की, कि एक्सटर्नल जो अग्रेशन है स्टेट के अगेंस्ट अगर कोई देश करता है तो उसको रोका जाए। और आर्टिकल 356, एज आई होप यू नो वेरी वेल दिस इज द आर्टिकल विच इज डीलिंग विद द प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल की बात आर्टिकल 356 में बोली गई है। बाकी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये ऑप्शन ए, आर्टिकल 257। फर्दर इसकी डिटेलिंग आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप सो आज के क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। तो इस सीरीज का जो ये पार्ट 4 है, इसके बाद हम पार्ट 5 लाएंगे और ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। तब तक मैं आपसे आशा करता हूँ ये वीडियोस जो लाए जा रहे हैं इनको आप अच्छे से देख रहे होंगे, ताकि जो बेस है आपका वो स्ट्रॉन्ग बन सके। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।